अस्सलाम वालेकुम। टीएमसी की वर्चुअल क्लास में मैं शेख मोहसिन आपका दिली खैर मकदम करता हूँ। अजीज़ तलबा, इससे पहले के जो लेक्चर्स हुए उसके अंदर हमने अलग अलग मज़ामीन के बारे में मालूमात हासिल की। उसी तरह जो मेरे ज़िम्मे है हिंदी, मैंने गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर आपको उसकी तफसीलात बताने की कोशिश की है। हम सेक्शन वाइज यहाँ पर जो मरहला है उसको फॉलो कर रहे हैं। उसी मरहले के एतबार से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज जो मरहला हमारे सामने है वो है हमारे कृति पत्रिका का सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पत्र लेखन बताया था। आज मैं आपको पत्र लेखन के बाद सेकंड जो उसका सवाल है, क्वेश्चन है, जैसे प्रश्न चौथा का सेकंड सेक्शन आता है जिसमें कहानी लेखन, गद्य आकलन और विज्ञापन लेखन, ये चारों ऑप्शनल आपको, ये तीनों आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं जिसमें से आपको करना एक होता है और आपको इसके लिए मिलते हैं 4 अंक। कितने अंक मिलते हैं आपको इसके लिए? 4 अंक। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से जानेंगे कि यहाँ पर हमको इस सेक्शन के अंदर क्या करना है, कौन से क्वेश्चनिंग आएगी, कैसे हम आंसर लिखेंगे, क्या उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसकी सारी डिटेल आज हमको इस लेक्चर के अंदर मिलेगी। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि ये विभाग है क्या। पहले हम देख ले कि उपयोजित लेखन के अंदर जो हमारा सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 के अंदर हमें क्या क्या आता है। सबसे पहले पत्र लेखन आता है, प्रश्न चौथा का एक है ना। उसके अंदर हम औपचारिक पत्र लेखन या अनौपचारिक पत्र लेखन, जो भी हमें सही लगे, जो हमने पिछली वीडियो में देखा, वो हमको लेखन कार्य करना होता है पत्र लेखन के संदर्भ में। अब दूसरा जो प्रश्न है, चौथा अ का दूसरा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या है कि कहानी लेखन ये अथवा गद्य आकलन अथवा परिच्छेद पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करना, ये 3 एक्टिविटीज, 3 कृतियों में से कोई एक कृति करना आपको अनिवार्य होता है। यानी इन 3 कृतियों में से कोई सी एक कृति आपको पूरी करना है। तो अब आपके सामने ऑप्शन 3 है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऑप्शन 3 होंगे, वो आपको 3 भी ऑप्शन दे सकता है, वरना मिनिमम विकल्प सहित व विकल्प रहित, इस तरह का जो प्रश्न पत्रिका का स्वरूप होता है, उस स्वरूप के अंतर्गत वो आपको 2 या 3 दोनों भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको अगर 2 ऑप्शन मिले या 3 ऑप्शन मिले, तब भी आपको ये तीनों में से किसी एक कृति को पूर्ण करना है। इसका मतलब ये तीनों एक्टिविटीज के अंदर से किसी एक एक्टिविटी को आपको पूरा करना है। यानी आप या तो कहानी लिखेंगे, या तो गद्य आकलन करेंगे, या विज्ञापन लेखन करेंगे। इस तरह की जो कार्य है, इस कार्य से आपको मिलने वाले अंकों का जो संख्या है वो 4 अंक आपको मिलेंगे। 4 अंक आप अर्जित करेंगे इससे। तो आपको पता चल गया कि इससे पहले पत्र लेखन में हमने 4 अंक अर्जित किए थे। अब ये जो दूसरी कृति है, इसके अंदर हमको और ज़्यादा 4 अंक मिलने वाले हैं। तो पहले के 4 और ये 4, ऐसे हो गए 8 अंक। और नेक्स्ट जो हमारी कृति रहने वाली है इसके बाद की, वो जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी कौन सी रहने वाली है? वो है निबंध लेखन, जिसको हम एसे राइटिंग, मजमून निगारी कहते हैं उर्दू में। तो इस तरह का जो चौथा सेक्शन है, ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला है लेटर राइटिंग, दूसरे के अंदर कहानी लेखन, गद्य आकलन, विज्ञापन लेखन, इन तीनों कृतियों में से कोई एक कृति करना है। और तीसरा जो हिस्सा है इस रचना विभाग का, उपयोजित लेखन का, वो तीसरा हिस्सा है मजमून निगारी, जिसको हम निबंध लेखन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एसे राइटिंग कहते हैं। तो देखते हैं, अभी आपको ये जो इसकी रचना है, रचना विभाग उपयोजित लेखन की, वो आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अब हम कहानी लेखन की तरफ कि कहानी लेखन कैसे आता है, इसको कैसे किया जाता है। कहानी लेखन के अंदर हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कहानी की विधाएं, कभी क्या होती है, कहानी की सहायता है ना, कहानी के आपको अंश दिए जाते हैं। उस अंश की सहायता से आपको कहानी पूर्ण पूर्ण करना होती है, या मुद्दों के आधार पर आपको कहानी पूर्ण करनी होती है। कभी आपको अपूर्ण कहानी को पूर्ण करने की क्रिया आपको दी जाती है, कभी आपको चित्र दिए जाते हैं और उसके आधार पर आपको कहानी लेखन का कार्य करना होता है। और कभी शब्दों के आधार पर, कुछ शब्द आपको ऐसे 5-10 शब्द दे दिए जाएंगे, इन शब्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन का कार्य करना होता है। ये इस तरह से आपको कहानी लेखन की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कृति, कोई भी सरगर्मी
सवालिया पर्चे में, आपकी एक्टिविटी शीट में, सरगर्मी शीट में आ सकती है, कृति पत्रिका में आ सकती है। आप हर तरह से तैयार रहे। आप देख ले इसके अंदर का एक एग्जाम्पल हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में लेने वाले हैं। कहानी लिखते समय हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। कहानी लिखते समय हम क्या करें, कहानी आरंभ करने से पहले उसका शीर्षक यानी उन्वान, जिसको हम टाइटल कहते हैं इंग्लिश में, तो टाइटल देना बहुत आवश्यक है। कहानी के आशय के स्वरूप में, जिस तरह का कहानी का आशय है यानी कहानी का मजमून जिसको हम कहेंगे उर्दू में, तो जिस तरह का कहानी का मजमून है, कहानी का आशय है, उस आशय के अनुरूप यानी उस मजमून के मुनासिबत से हमको उन्वान देना है, टाइटल देना है, जिसको हम हिंदी में शीर्षक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ ले। जो मुद्दे आपको मदद के लिए सवालिया पर्चे में, कृति पत्रिका में दिए गए हैं, उसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद घटनाक्रम जैसा होगा ये निश्चित कर ले। आपके माइंड में, आपके दिमाग में आप क्या करें, घटनाक्रम बना ले। घटनाक्रम मतलब कि आप एक तरतीब बना ले कि किस तरह से आप कहानी को आगे ले जाने वाले हैं, कौन सी घटना पहले, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, इस तरह का एक घटनाक्रम, एक तरतीब अपने जहन में बना ले, जिसकी वजह से आपको कहानी लेखन करते समय बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होगी। आप एक घटना लिखकर खत्म करेंगे, दूसरी घटना आपके दिमाग में रेडी रहेंगी जिसको आपको लिखना रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहानी का घटनाक्रम बिल्कुल खराब हो जाएगा, और कहानी के घटनाक्रम खराब होने की वजह से आपको इसके अंदर के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कहानी लिखते समय एक बात और ध्यान में रखनी है कि कहानी भूतकाल में लिखी जाए। भूतकाल यानी ये कहानी माजी में लिखी जाएगी। माजी मतलब होगा, होगी, थी, था, इस तरह के शब्द प्रयोग यहाँ पर होंगे। उसके बाद संवाद प्रसंग अनुरूप हो। प्रसंग यानी जो मौका, जो बात कही जा रही है उसके मुनासिबत से यहाँ पर कन्वर्जेशन, मकाले में यानी बातचीत के अल्फाज को चुना जाए। ठीक है, उसके बाद संवाद अंतरण चिन्ह में ही लिखे। संवाद यानी संवाद लिखते समय हम क्या करें, अवतरण चिन्ह। अब अवतरण चिन्ह क्या है, ये मैंने इससे पहले आपको जो शब्द संपदा का वीडियो बनाया था उसके अंदर, वो लेक्चर के अंदर मैंने आपको विराम चिन्ह और चिन्ह का जो है ना पूरा तफसील बताया था। उसमें देखो आप अवतरण चिन्ह आपको मिल जाएगा। उसके बाद कहानी की शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक ही हो, यानी कहानी आपकी बहुत ज्यादा, कम से कम 70 शब्द और ज्यादा से ज्यादा 100, जिसको हम कह सकते हैं कि 1 से सवा या 1.5 पेज, बस इससे ज्यादा कहानी हमारी लेखन कार्य के अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर हम कहानी को इससे ज्यादा समय दे देंगे तो दूसरे जो हमारे प्रश्न है उसको हम समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वो प्रश्न हमारे बाकी रह सकते हैं। हमारा पेपर उतना अटेम्प्ट करने से रह जाएगा, जिससे हमारा पूरे ओवरऑल पेपर में अंकों का बहुत ज्यादा नुकसान होने का अनुमान है। अब कहानी लिखते समय कुछ और चीजें ध्यान में रखनी है कि शीर्षक छोटा और आकर्षक और मार्मिक हो। छोटा सा शीर्षक हो। कहानी का शीर्षक अर्थ सागर्भित हो, यानी ऐसा शीर्षक दिया जाए जो उस मजमून के लिहाज से मुनासिब हो। कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार एवं धारावाहिक हो। एक के बाद एक चीजें वहां पर हो रही हो, ऐसा ना हो कि एक चीज होगी फिर दूसरी गड़बड़ ना हो, बल्कि एक के बाद एक मुतवातिर मरहलेवार इन चीजों को किया जाए। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके उसके अपेक्षित विस्तार भी हो। ऐसा नहीं कि कोई एक कैरेक्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उसका पूरा डिटेल बताने के बजाय उसको वहीं पर खत्म करें, नहीं, बल्कि उसको पूरा तरतीबवार आगे लेकर चले। प्रसंग अनुरूप वातावरण, शब्द, भाषा, संवाद अनुकूल ही हो, यानी यहाँ पर भाषा भी कैसी हो, जो उसके अनुरूप हो, जो वातावरण बन रहा है कहानी का उसके अनुरूप। सुविचार, कहावतें, मुहावरे यथासंभव प्रयोग करें। सुविचार भी प्रयोग कर सकते हैं आप, कहावतें, मुहावरे यथासंभव इनका हम प्रयोग कहानी में कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से कहानी के अंदर विविधता आएगी, कहानी आपकी वैशिष्ट्यपूर्ण बनेगी और उसके अंदर बहुत ही दिलचस्पी आपको आएगी। उसके बाद उचित स्थान रूप विराम चिन्ह भी आपको लगाने हैं। विराम चिन्ह हम लगाने रह जाते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लेखन कार्य के अंदर जो विशिष्टता आने वाली होती है वो नहीं आ पाती है, और हमारे जब ज़्यादा मार्क्स हो जाते हैं और कहीं मार्क्स काटने की नौबत आती है तो एग्जामिनर भी हमारे यहीं पर मार्क्स काटते हैं। ठीक है, अब मुद्दों के आधार पर कहानी कैसे लिखी जाती है। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखते समय क्या करना होता है, कौन सी बातों को ध्यान में देना होता है, और मुद्दों के आधार पर कहानी कैसे लिखी जाती है। आपकी स्क्रीन पर मुद्दे कुछ दिए हुए,
एक कौवा और एक हंस है, दोनों मित्र है, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले को दधी पात्र लेकर गुजरते हुए देखना, दधी पात्र जिसमें दही रखा होता है, माखन रखा होता है, कौवे का हंस से दही खाने के लिए चलने का आग्रह करना, हंस का इनकार करना, कौवे का हंस को फुसलाकर साथ ले जाना, कौवे का चोंच नचा नचा कर दही का स्वाद लेना और हंस का वहां पर बैठे रहना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना और हंस का पकड़े जाना। परिणाम भी इसका आगे लिखा हुआ है। ये क्या है? आपके कहानी लेखन के लिए आपको दिए हुए मुद्दे हैं। ये आपकी कहानी लेखन के लिए आपको दिए हुए मुद्दे हैं। मतलब आपको अभी कहानी लेखन का कार्य करना है। अब कहानी लेखन का कार्य आप कैसे करेंगे, उसका विस्तार कैसे करेंगे, वो अगली स्लाइडों के अंदर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम इसका एक शीर्षक देते हैं। शीर्षक यानी एक उन्वान देते हैं, एक टाइटल देते हैं। क्या इसका बुरी संगति का परिणाम, ये हमने शीर्षक दिया। इसको आप ऐसा भी दे सकते हैं क्या कि कौवा और हंस, इसका ये भी शीर्षक हो सकता था, लेकिन आप चाहे जो शीर्षक देना चाहे, लेकिन मैंने यहां पर क्या दिया, बुरी संगति का परिणाम। हाँ, अब देखिए, एक पर्वतीय नगर था, वहां एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी रहते थे। दिन भर पेट भरने के लिए उड़ जाते थे और रात को आराम के लिए पेड़ पर आते थे। उस पेड़ पर हंस और कौवा रहते थे। अब यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने पहले ही कहा था कि कहानी लेखन हमेशा भूतकाल में होता है। तो यहाँ पर था, थी, थे लिखे हुआ है, कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको भूतकाल का प्रयोग करना है। भूतकाल का शब्द प्रयोग आपको कहानी लेखन करते समय करना है। इस तरह का आप ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कौवा और हंस रात को आराम के लिए पेड़ पर आते हैं। उसी पेड़ पर हंस और कौवा रहते थे। हर दिन एक पेड़ पर रहने के कारण वे गहरे दोस्त बन गए। उड़ते समय वे एक साथ उड़ान भरते थे और एक दिन वो दोनों उड़ते थे। तब उस बरगद के पेड़ के नीचे एक ग्वाला आराम कर रहा था और उसके दही की हंडी खुली पड़ी थी। ये कौवे ने देखा और उसे दही खाने की तीव्र इच्छा हो गई। ये उसने हंस से कहा और उन्होंने दूसरों की चीज बिना पूछे खाना। तो हंस ने क्या कहा उससे कि किसी की दूसरों की चीज बिना पूछे खाना अच्छी बात नहीं है, ऐसा कौवे से उसने कहा। तो कौवे ने उसे मित्रता की शपथ दी। उसने कहा कि तुझे दोस्ती की कसम। वे दोनों आकर दधीची की हंडी के ऊपर बैठ गए। दधीची जो दही माखन की हंडी है उसके ऊपर बैठ गए। और लेकिन किसी की चोरी करके खाना अच्छी बात नहीं है, इस विचार में हंस क्या हुआ, चुपचाप बैठा रहा और कौवे ने अपनी चोट मटक कर दही का स्वाद लिया। और कुछ देर में कौवे ने आहट पाकर कौवा उड़ गया और हंस को ग्वाले ने पकड़कर हंस को मार दिया। अब से आपको क्या सीख मिलती है, आपको वो सीख नीचे लिखना है। सीख क्या लिखी, क्या मिली आपको, बुरी संगत का परिणाम, हंस को अपनी जान देनी पड़ी। इस तरह की सीख आपको हर कहानी के बाद मिलेगी। तो आपको वो सीख नीचे मेंशन करना है, नीचे लिखना है। क्यों लिखना है? ताकि आपको एक कहानी लेखन करने के बाद जो सीख मिली आपको, तो वो आप नीचे लिखेंगे, उसके भी आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। लेखन करते समय आपकी कहानी आकर्षक हो जाएगी और कहानी लेखन का लिखने का सही एक जो प्रारूप होता है उस प्रारूप के अनुसार भी यहाँ पर आपको सीख लिखना अपेक्षित है। ठीक है, बढ़ते हम कहानी लेखन। आई होप सो आपको कहानी लेखन समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी लेखन समझ में आ गई होंगी। अब अगर हमारा कहानी लेखन का जो विषय है वो खत्म हो गया तो हम आते हैं गद्य आकलन की तरफ। कहाँ आते? गद्य आकलन। चलिए, गद्य आकलन में क्या है वो देखते हैं हम। गद्य आकलन, गद्य आकलन है क्या? गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 120 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया जाता है। जो परिच्छेद जिसको कहेंगे, पैराग्राफ जिसको कहते हैं हम उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी, मराठी के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं। कुछ सीन होते हैं, कुछ अनसीन होते हैं, जिसको हम पठित या पाद्यांश या अपठित पाद्यांश कहते हैं। तो ये अपठित होता है। अपठित यानी आपकी सिलेबस में से, आपकी दरसी किताब में से, आपके पाठ्य पुस्तक में से नहीं होता, बाहर से आता है। तो कितने पे शब्दों का होता है? 100 या 120 शब्दों का होता है। उस परिच्छेद को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं। ये आपकी कौन सी कृति है? गद्य आकलन वाली कृति। गद्य आकलन देखिए आपके ऊपर भी लिखा है गद्य आकलन। उसके बाद आपको प्रश्न निर्मित करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? उस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक
पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, अब देखना है कि किस तरह 4 प्रश्न करते हैं, उसके अंदर कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो आपको आगे पूरी विस्तार से उसकी जानकारी मिलेगी। अब देखिए, जो दिए गया परिच्छेद है आपको, उसके अंदर क्या करना है, आपको उसे पढ़कर उसी के आधार पर 5 प्रश्नों की निर्मिति करना है। आप 4 ही करने की है, क्योंकि 4 नंबर का ही सवाल है, लेकिन आप 5-6 करें, ताकि अगर आपका एक आध सवाल, एक आध आपका प्रश्न उचित नहीं होता, तो आपको कहीं ना कहीं बैकअप के लिए एक आध प्रश्न बाकी रहे, जिससे आपके नंबर कटने का जो अनुमान है वो कम से कम हो जाए। तो यहाँ प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न बनाते समय और कौन सी बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न ऐसे बनाने हैं जिनका उत्तर एक वाक्य में आए, यानी एक वाक्य के उत्तर अपेक्षित हो, ऐसे ही प्रश्न हमको बनाने हैं। प्रश्न के उत्तर लिखना अपेक्षित नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बनाने हैं, सवाल बनाने हैं, उसके उत्तर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप ये समझेंगे, आप बोलेंगे सर ये क्या, बच्चे क्या करते हैं कि हमारा उसको प्रश्न बनाने के बाद उसके उत्तर लिखने के अंदर भी अपना समय बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर हमको अपना समय उसके अंदर बर्बाद नहीं करना है, बल्कि सिर्फ प्रश्न लिखकर उसको छोड़ देना है। अब प्रश्न लिखकर छोड़ने के लिए कुछ बातों का हमको यहाँ पर ध्यान भी रखना है कि प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो। सार्थक यानी प्रश्न के जो मतलब जो आशय है वो ऐसा हो कि जिसमें प्रश्न समझ में आए, हमें प्रश्नवाचक हो, वो सवालिया हो। ऐसा ना हो कि एक जुमला हमने कह दिया, उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नहीं, बल्कि सवालिया अंदाज में पूछा गया वाक्य हो, प्रश्नवाचक वाक्य हम लिखे। तो यहाँ पर इसी बात को रेखांकित करते हुए आपको ये बताना हमारा मकसद है कि आप प्रश्न बनाते समय ये बात के ऊपर खास तौर से ध्यान रखें कि प्रश्न सार्थक हो एवं प्रश्न के प्रारूप में हो, यानी प्रश्नवाचक स्वरूप में हो। उसके बाद प्रश्न की रचना और प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश पर आधारित हो, यानी आपका प्रश्न भी गद्यांश में से हो और उसका अर्थ भी, उसका उत्तर भी आपको गद्यांश में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि गद्यांश के बाहर का सवाल हमने कर दिए और आपने तो सिर्फ प्रश्न बनाने के लिए बोला था, नहीं, बल्कि हमारे प्रश्न जो बन रहे हैं वो गद्यांश पर ही आधारित होने चाहिए। जो गद्यांश हमको दिया गया है उसी पर आधारित हमारे प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके बाद रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। प्रश्न चिन्ह देखिए रेड मार्क में लगाया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे आप समझ जाए कि प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, आपको प्रश्न चिन्ह हर हाल में लगाने हैं। यानी रचित प्रश्न के अंत में, आखिरी में, लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद प्रश्न समूचे परिच्छेद पर आधारित हो। ऐसा नहीं कि ऊपर की 4 लाइन के ऊपर ही हमने 4 सवाल बना लिए और बाकी के 5 लाइन छोड़ दिए, नहीं, बल्कि समूचे परिच्छेद। समूचे परिच्छेद से यहाँ पर क्या मुराद है, उससे मुराद ये है कि समूचा परिच्छेद यानी पूरा पैराग्राफ के ऊपर हमारे प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम उसके बाद देखो गद्य आकलन। गद्य आकलन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमारे प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ हो। अब आप बोलेंगे सर प्रश्नवाचक शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द कौन, किसे, किसका, क्यों, क्या, कितना, कहाँ, है ना, इस तरह के जो शब्द है वो प्रश्नवाचक शब्द है। तो हमारे प्रश्नों के अंदर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसके बगैर हमारे शब्द प्रश्नवाचक शब्द है, सवालिया अंदाज में हमने सवाल किया है, ये हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रश्नवाचक शब्दों का हम क्या करें, प्रयोग करें। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहां पर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने यहां पर मैंने एक परिच्छेद लिखा है, एक परिच्छेद दिया है और उस परिच्छेद के ऊपर बनाए हुए 5 प्रश्न दिए। आप इस परिच्छेद को पढ़ें और उसके ऊपर बनाए हुए 5 प्रश्नों को भी पढ़ें।
आप देखेंगे किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। विद्यार्थियों का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होता है। वो समय का मूल्यांकन करना जानता है। वो बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं मनोरंजन में आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता। कौन? विद्यार्थी। उसके सामने सदा मंजिल रहती है। उसे ज्ञात होता है कि इन प्रलोभनों के वश में ना होकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना के कंकटकीर्ण पथ पर चलकर ही वो कुछ बन सकता है। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एवं समूचे विश्व के लिए वो तभी कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है जब वो अपनी सर्वांगीण यानी हर तरह से, हर पहलू से उन्नति करने का सामर्थ्य रखता हो, यानी ताकत रखता हो। ये विद्यार्थी स्वरूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनभिद्ध रहे हो। अनभिद्ध यानी ना मालूम। ठीक है, अब इसके ऊपर 5 प्रश्न बनाए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, वो भी आपको दिखा रहे। किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं? किसी भी देश की संपत्ति उस देश के विद्यार्थी होते हैं। एक उसमें आ गया। उसके बाद विद्यार्थी क्या करना जानता है? आप उसका भी जवाब उसके अंदर भी देख सकते हैं। आप विद्यार्थी किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है, इसका भी अर्थ आपको अंदर मिल जाएगा। पैराग्राफ में आप पढ़े लिखे उसको। विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकता है, इसका भी अर्थ आपको मिल जाएगा। आप इस गद्यांश को कौन सा शीर्षक देना उचित समझेंगे? 5 प्रश्न हो गए। आप 6 बनाइए, 7 बनाइए, लेकिन ज़्यादा बनाने के चक्कर में दूसरा सवाल ना छोड़िए। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब आप कार्य कर रहे हैं गद्य आकलन का, तो उसके अंदर क्वेश्चन है जो है, सवाल जो है, ये आपके गद्य पर आधारित हो। उस पैराग्राफ पर जो गद्यांश आपको दिया गया है उसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको बनाने हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि गद्य आकलन का जो सेगमेंट है, गद्य आकलन की जो कृति है, वो आपको समझ में आ गई होगी। गद्य आकलन करते समय आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और क्या करना है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अब हमारा गद्य आकलन वाला सेक्शन भी खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं विज्ञापन लेखन की तरफ, यानी हमारा जो रचना विभाग है। रचना विभाग के अंदर जो 3 सेगमेंट हमारे आए हैं, पहले में पत्र लेखन है, दूसरे में हमें ये 3 कृतियों में से कोई एक कृति करना है। तो हमने उसमें से 2 कृतियों को अभी विस्तार से जाना। अभी हम और एक कृति को जानेंगे जिसको विज्ञापन लेखन हम कहते हैं। तो विज्ञापन लेखन क्या होता है और वो कैसे करना होता है, उसके अंदर कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको अभी इस स्लाइड के बाद पूरी तफसील इसकी समझाऊंगा। कुछ बातों का हमको इसमें भी ध्यान रखना है। क्या करना है? विज्ञापन लेखन से पहले एक चौकर खाना बनाए। विज्ञापन में वस्तु से संबंधित बातों को ही लिखना चाहिए। कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय प्रकट होना चाहिए। लिखावट सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए और भड़काऊपन की अपेक्षा सादगी होनी चाहिए। सादगी, एकदम साधारणपन। और बेची या खरीदी जाने वाली वस्तु के मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में अवश्य लिखना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध और रोचक होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। अधिक जानकारी और संपर्क के लिए पता लिखा होना चाहिए। विज्ञापन को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए स्लोगन या कुछ प्रेरक वाक्य भी अवश्य लिखने चाहिए। इन बातों का हमको ध्यान रखना है। एक अच्छा विज्ञापन हम जब लिखेंगे तो इन सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे। विज्ञापन लेखन करते समय कैसे खाके बनाने हैं, क्या चीज़ें उसमें आनी चाहिए, वो आपको नेक्स्ट कुछ स्लाइडों के अंदर विस्तार से मालूम पड़ जाएगा। आप समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से इसके कार्य को करना है। तो पहले देख लेते हैं हम विज्ञापन कहते किसे। विज्ञापन है क्या? विज्ञापन, देखो, विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी। यानी किसी चीज की विशेष जानकारी देने वाला जो ज्ञापन है उसी को हम विज्ञापन कहते हैं। किसी भी चीज की विशेष जानकारी देने वाला जो ज्ञापन है उसी को हम क्या कहेंगे? विज्ञापन। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जिसे विशेष रूप से सूचित किया जाए उसे विज्ञापन कहेंगे। ठीक है, तो हमको ये भी समझ में आ गया कि विज्ञापन लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान रखना है, विज्ञापन कहते किसे है। ये समझने से हमको एक तरह से ये हमें ज्ञात हो गया, ये समझ में आ गया कि विज्ञापन लेखन का कार्य करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है और विज्ञापन कहते किसे है। तो हमारे माइंड सेटअप उसको उस तरह से लिखने के लिए आप तैयार हैं।
तो आगे देखते हैं हम विज्ञापन है क्या। देखिए विज्ञापन आपकी स्क्रीन पे है कि विज्ञापन किस तरह से हमको लिखना है। आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए 20 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। अब आप देखिए, छूट है 20%, उसके ऊपर आपने किताबें लिखी है। एक सुनहरा मौका, आपने स्लोगन लिखा है, घोष वाक्य लिखा है, अन्य आकर्षक चीजों को भी आपने यहाँ पर स्थानबद्ध किया है। अब आपको बताना है कि नुमाइश कहाँ है, अलीगढ़ के मैदान में है। उसकी तारीख तिथि क्या है, तो 12 नवंबर से 20 नवंबर तक ये चलने वाला है। उसका समय प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक है। और विश्व साहित्य से साक्षात्कार का अवसर, यानी आप वहां पर साहित्य और जो लेखन सामग्री है उससे समरूप हो सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, एक रूप हो सकते हैं। विश्व के अनेक प्रकाशकों की आपको पुस्तकें वहां पर मिल जाएगी। उसके साथ प्रसिद्ध लेखकों कवियों से मिलने का भी आपको अवसर मिलेगा। बच्चों के लिए मनोरंजक कार्यक्रम वहां पर किए जा रहे हैं, साहित्यिक कार्यक्रम, और युवाओं के लिए अनेक आकर्षक प्रतियोगिताएं वहां पर आयोजित की जा रही है। और टिकट के लिए आपको संपर्क करना है सूचना एवं प्रसारण प्रकारालय, रामघाट रोड, अलीगढ़ से। अब अगर आप इस विज्ञापन को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर किस तरह से सारी बातों का ध्यान रखा गया है। तो आपको भी विज्ञापन लेखन का कार्य करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर समय बताया गया, आपको स्थान बताया गया, आपको यहाँ पर तिथि यानी तारीख बताई गई, आपको यहाँ पर जिस जन से, जिस आदमी से, जिस अधिकारी से संपर्क करना है उस संपर्क अधिकारी का भी आपको एड्रेस, उसका पता, उससे कांटेक्ट करने का सोर्स बताया गया, जरिया बताया गया। तो इस तरह से हमको विज्ञापन लेखन कार्य करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल के लिए और कुछ मजीद समझने के लिए और कुछ एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। हाँ, तो मैंने इससे पहले कहा स्लोगन लिखने चाहिए, जाहिरात या विज्ञापन या एडवर्टाइज जिसको हम कहेंगे, या जिसके लिखने के लिए अभी हम सीख रहे हैं जिसका, हाँ, तो उसके अंदर क्या है, धमाका सेल, शीघ्र खरीदिए, जल्दी कीजिए, मौका न निकल जाए, मौके का लाभ उठाए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, पहले आओ पहले पाओ, स्टॉक सीमित है, जल्दी करें, सोचिए मत, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, सफलता की गारंटी, खरीदने के लिए शीघ्र ही संपर्क करें, सेल सेल सेल, खुल गया खुल गया खुल गया। ये सारे क्या है, आपके लिए एक तरह से ये स्लोगन्स है, घोष वाक्य है, जो आप अपने विज्ञापन में प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञापन में आप इसका प्रयोग करने से आपका विज्ञापन आकर्षक हो जाएगा। आप उसको लिखते समय बिल्कुल इंजॉय करेंगे और बहुत अच्छे से आपका विज्ञापन कार्य, जो विज्ञापन का लेखन कार्य है, वो समर्पित हो जाएगा, है ना। आगे हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, उससे हमको और विस्तार से जानकारी मिलेगी। देखिए, उषा पेंसिल की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब पेंसिल, उषा पेंसिल, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ उषा पेंसिल हो जिसके पास, सभी करे उस पर नाज। बच्चों की पहली पसंद उषा पेंसिल, रखे कागज और हाथों को साफ, जब हो पेंसिल रबर एक साथ। अब पता, अ विद्यालय, क ख ग नगर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इस तरह से आप क्या करेंगे, विज्ञापन का लेखन कार्य करेंगे। आपको एक आइडिया, एक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि किस तरह करना है, लेकिन फिर भी कुछ और स्लाइड्स मैंने इसके अंदर लगाए हैं ताकि आपको पूरी विस्तार से जानकारी मिल जाए, कोई गुंजाइश, कोई शक, कोई डाउट आपका बाकी ना रहे। तो कुछ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम उसकी विस्तार से देखते हैं। कुछ और स्लाइड देखिए, ये है, आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, कार के विषय में सभी विवरण देते हुए 20 से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। बिक्री हेतु, पहले आए पहले पाए, अपने सपनों की कार आज ही लाए ये अपने द्वार। विशेषताएं, सफेद रंग की मारुति एलेक्स i1 मॉडल 2017, लगभग 10,000 किलोमीटर चली हुई, अच्छी हालत में, पायोनियर स्टोरियो सिस्टम के साथ, बीमा एवं प्रदूषण संबंधित सभी कागजात पूरे हैं। संपर्क हर्षित शर्मा, 56 महावीर चौक, अलीगढ़। दूरभाष केंद्र, जो भी आपका दूरभाष केंद्र है, दूरभाष केंद्र से मुराद क्या है, आपका मोबाइल नंबर है या कॉन्टेक्ट नंबर है, उसी को हम दूरभाष कहते हैं, ठीक है।
जल्दी कीजिए। और आप नीचे अनुराधा दुबे, ये जो पेंटर थे उनका नाम लिखा है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपना लिखिए, कोई उसकी गरज नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इस ऐड से, इस विज्ञापन से समझ में आ रहा होगा। और कुछ विज्ञापन देखते हैं। ये है एक आपके शहर में जल बचाओ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन पर आप एक विज्ञापन लीजिए। अब जल जीवन के ऊपर जो विज्ञापन बना हुआ है आपके सामने, जल ही जीवन, जल है जीवन का अमूल्य धन, इसको बचाओ, सब करो इसका जतन। बिन जल जीवन विकल, जल की बर्बादी जीवन की बर्बादी। जल है तो कल है। इसका आयोजन स्थल महाजन होटल, जनकपुरी, अलीगढ़। समय सुबह 10 बजे, प्रातः 10 बजे। हम सब ने ये ठाना है, पानी को बचाना है। ये विज्ञापन है। नेक्स्ट विज्ञापन, पर्यावरण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। घायल धरती करे पुकार, पेड़ लगाओ करो उपकार, पेड़ लगाकर करो उपकार, जागो और जगाओ, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण संरक्षण ध्येय हमारा, तभी सुरक्षित भविष्य हमारा। प्रकृति विश्व को दे रही एकमात्र संदेश, आसपास अपने रचो हरा भरा परिवेश। इस तरह से देखो किस तरह से उन्होंने वीडियो उसके अंदर कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, कुछ घोषवाक्य लिखे हैं, और कुछ यहाँ पर जो संपर्क के लिए नंबर है, पता है, इस तरह की चीज़ें लिखी है, जिससे हमारा विज्ञापन एक तरह से पूर्णता की तरफ जाता है। एक पूर्ण विज्ञापन हम उसको कह सकते हैं। और कुछ स्लाइड अगर आगे है तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये स्लाइड ख़त्म हो चुका है। आई होप सो कि हमारा ये जो विज्ञापन का जो कार्य है ये भी हमारा अभी समाप्त हो गया, वो भी हमने पूरा कर दिया। तो ये तीनों आपके समझ में आए होंगे, जिसके अंदर आज हमने सबसे पहले कहानी लेखन देखा, फिर गद्य आकलन देखा, उसके बाद हमने विज्ञापन लेखन देखा। ये तीनों कार्य आपको हमारे कृति पत्रिका के विभाग 4, जो उपयोजित लेखन, जिसको रचना विभाग कहते हैं हम, है ना, उपयोजित लेखन जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर करने आपको अपेक्षित होते हैं। पहले जो प्रश्न होता है, प्रश्न चौथा ओ का 1 नंबर में आपको पत्र लेखन का कार्य करना होता है, जिसका वीडियो आपको इससे पहले ही अवेलेबल हो चुका है। उसके अंदर उसके बाद आपको प्रश्न चौथा अ के अंदर दूसरा जो आता है, ये दूसरे में इन तीनों क्रियाओं में से किसी एक कृति को आपको करना होता है, इन तीनों कृतियों में से। तो ये तीनों कृतियों की भी विस्तार से जानकारी आज हमने इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले ली है। अब हमारा रचना विभाग या उपयोजित लेखन में से सिर्फ एक कृति बच रही है, और वो कृति है निबंध लेखन की। निबंध लेखन में भी आपको कई प्रकार के निबंध वो पूछता है, 4-5 प्रकार के। उसमें लिखना कैसा है, कौन से उसके अंदर शीर्षक आने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी जानकारी के साथ हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका निबंध लेखन पे रहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।